प्यारे बच्चों, आज हम हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ेंगे जो नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। यह एक लेख है जो हिमालय की बेटियां अर्थात बेटियां मतलब नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियों के ऊपर नागार्जुन जी ने लिखा है। तो ये पाठ मैं पूरा ना पढ़ते हुए इस पाठ का सार बताऊंगी, तो सभी बच्चे पाठ को खुद पढ़ेंगे और सार समझते रहेंगे साथ में। हिमालय की बेटियां नामक लेख है जो बच्चे ये नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इस लेख में लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का उसकी बेटियों के रूप में वर्णन किया गया। मतलब जो हिमालय से जन्म लेती हैं अर्थात हिमालय पिता हुए, और जो जन्म लेने वाले हैं वो बेटियां हैं। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत, गंभीर दिखाई देती हैं। वे एक संभ्रांत महिला की तरह प्रतीत होती हैं। सभ्य, सज्जन महिला जो समझदार हो उसकी तरह प्रतीत होती है। उनके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे। वह इनमें माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह डुबकियां लगाया करता था। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो वो नदियाँ समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी। इन नदियों का उछलना, कूदना, हंसना, उल्लास न जाने मैदानों में कहाँ गायब हो जाता था। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है, हैरानी होती है। बाल लीलाएँ जो बच्चे लीलाएँ करते हैं, जो बच्चे खेल खेलते हैं, उनको यहाँ पर बाल लीला कहा गया है। बाल मतलब बच्चे। इतना आश्चर्य उन्हें किसी लड़की और कली को देखकर नहीं होता था जितना आश्चर्य नदियों को देखकर हो रहा था। क्योंकि बच्चे, जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं वो पतली पतली धाराओं में दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही नदियाँ समतल मैदानों में, प्लेन एरिया में जाती हैं, वहाँ पर उनकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही थी जिसको देखकर उसको हैरानी हो रही थी कि पहाड़ से तो ये बिल्कुल पतली पतली धाराओं के रूप में निकलती हैं, और जैसे ही मैदानों में पहुँचती हैं तो किस तरीके से शांत बहती हैं, उछलना कूदना इनका बंद हो जाता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। कहने का मतलब है, लेखक ने कहा है कि पता नहीं ऐसी कौन सा ये लक्ष्य है, ऐसी कौन सी मंजिल है जहाँ ये भागना चाहती हैं, दौड़ना चाहती हैं और जल्दी जल्दी भागकर मतलब बह कर के जा रही हैं। ये बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएँ करती हैं। देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। न जाने हिमालय इन बेटियों के नटखटपन को कैसे झेलता होगा। यहाँ पर नदियों को बिल्कुल बेटियों की तरह दिखाया गया है और हिमालय को पिता के समान दिखाया गया है। जिस प्रकार से बेटियां शरारतें करती हैं, उछल कूद करती हैं, तो पिताजी कैसे उनको सहन करते हैं, वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो महानदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। लेखक ने इन नदियों को बूढ़े हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है। बालिकाएं मतलब बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर उनको बताया है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में लेखक को कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि बच्चे हिमालय की गोद से तो जन्म लेती हैं नदियाँ और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जिस प्रकार से एक बच्ची अपने पिता के घर में जन्म लेती है और अपने पति के साथ चली जाती है, तो जो पति है जिसका वो हाथ पकड़ती है वो यहाँ पर दामाद है। सेम उसी तरह ही हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, समुद्र का हाथ पकड़ लेती हैं अर्थात उसमें मिल जाती हैं, तो यहाँ पर हिमालय का दामाद समुद्र हुआ। इसीलिए यहाँ पर इनको समुद्र को दामाद कहना कोई गलत नहीं है। कालिदास ने यक्ष के ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को आप प्रेम भी का विनिमय देते जाना, मतलब बेतवा नदी का के बारे में, प्रेम के बारे में बताते जाना। इससे लगता है कि कालिदास है जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। मतलब नदियों का जो जीवित रूप है, नदियों को जो एक मानव की तरह यहाँ पर दिखाया गया है, एक जीवित प्राणी की तरह दिखाया गया है, तो कालिदास को भी यहाँ पर अच्छा लगता था नदियों का
वर्णन करना। काका कालेलकर हैं जो, उन्होंने नदियों को लोक माता का, ये भी एक लेखक हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले इन्होंने बेटियों के रूप में देखने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कोई भी माता पहले एक छोटी बेटी होती है, बाद में वो जब बड़ी होती है तो वो माता का रूप धारण कर लेती है। अर्थात पहले जो बच्ची छोटी होती है वो बेटी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद वो माता का रूप धारण करती है। तो यहाँ पर काका कालेलकर ने कहा है कि हम पहले इनको ना बेटियों की तरह देखेंगे, क्योंकि जन्म ले रही है हिमालय की गोद से तो बेटी हुई है। आगे काका कालेलकर ने कहा है कि लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखता है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके पवित्र रूप से प्रभावित हो गया। लेखक यहाँ पर तिब्बत में गया हुआ है, वहाँ पर सतलुज नदी है, जो सतलुज नदी के किनारे बैठा है और उसके रूप को, उसकी पवित्रता को देखकर बड़ा ही प्रभावित हो गया है। वह खुश होकर के गीत गाने लगा है। जो यह गीत लिखा हुआ है, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हठा हठा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नट्टी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो ये लेखक है जो सतलुज नदी के किनारे बैठा है और उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता को देखते हुए यह गुनगुना रहा है। इस गीत में सतलुज को उन्होंने बहन कहा है कि जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो नदियाँ हैं जो बच्चे, उनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। नदियाँ हमारे जीवन में बहुत सारी कमियों को पूरी करती हैं। पानी खेतों की में सिंचाई के लिए पानी जो प्रयोग होता है, बांध बनाए जाते हैं, बिजली बनाई जाती है, ये सब हम नदियों के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो हमें नदियों को माता, बहन, बेटी कहने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें नदियों का पानी है जो साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो ये हिमालय की बेटियाँ पाठ हमने पढ़ा है, तो सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। कल हम इसके प्रश्न उत्तर और भाषा की बात करेंगे। उम्मीद है सभी को पाठ है जो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।